स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नंदांचल क्लासेस, जो आपकी अपनी क्लासेस है। तो हमारा पिछली क्लास जो हमारी थी, हमने स्टॉप की थी, वो की थी हमने कहाँ पे, आर्टिकल 14 से है। मतलब मैंने समझा दिया था, हल्का फुल्का बताया था। बाकी मैं फिर से आपको रिदम से आर्टिकल 14 समझाता हूँ, जहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं। कैसे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वनडे एग्जाम्स के लिए, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो भैया आर्टिकल 14 की बात कर रहा है। आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 कहता क्या है? आर्टिकल 14 कहता है कि आपको विधि के समक्ष जो है समान, सॉरी, समता है। और विधि के समक्ष समान संरक्षण, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि व्हाट इज द विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता क्या है और समान संरक्षण क्या होता है? तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जैसे मैं समान समता की बात करूं, तो सभी लोगों को समान रखा जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वे किसी भी पद पर हो, या अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, तो सभी को सेम रखा जाएगा। ठीक है। और समान संरक्षण की बात करें तो यहां पर आपको परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बात की जाएगी। क्या किया जाएगा? यहाँ पे परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है आपके साथ में बात की जाएगी। यहाँ पे आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग बात की जाएगी। परिस्थिति जो होगी उसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी कि भैया अगर असमान परिस्थिति है तो असमान व्यवहार, और अगर समान परिस्थिति है तो क्या? समान व्यवहार। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, उसका मतलब मैं समझाता हूं। जैसे हम बात करें, पर समान परिस्थिति असमान परिस्थिति कैसे हो सकती है? जैसे कि मान लो आरक्षण के सिलसिले में अगर बात करें, तो आरक्षण के सिलसिले में सभी लोग जो है वो मुख्य धारा में नहीं है। जो लोग मुख्य धारा में नहीं है वो सेम परिस्थिति में नहीं है, तो उनके साथ क्या किया जाता है? असमान व्यवहार किया जा रहा है। जैसे कि मान लो किसी को रिजर्वेशन है, किसी को नहीं है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, या जो भी वो उस हिसाब से बात करें। जैसे क्रीमी लेयर की बात करें, कुछ क्रीमी लेयर में है, ओबीसी में क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो वो जो समान परिस्थिति और असमान परिस्थिति होगी ना भाई, क्रीमी लेयर की बात करेंगे तो वहां पर उन लोगों की परिस्थिति अलग है, जो नॉन क्रीमी लेयर में उनकी परिस्थिति अलग है। तो उस हिसाब से व्यवहार किया जा रहा है। समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा, तो भाई ये क्या हो गया आपकी, ये भी आपकी विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात करती है। और समान समता क्या कहती है? चाहे कोई भी परिस्थिति आपकी परिस्थिति हो, व्यवहार आपके साथ एक जैसे ही किया जाएगा, तो वो क्या होता है? समक्ष समता। जैसे कि भाई कोई मतलब बात करें गवर्नमेंट का कोई रूल्स है, तो जैसे मान लो ट्रैफिक से रिलेटेड कोई रूल्स है, आपने हेलमेट नहीं लगाया और हेलमेट लगा के नहीं जा रहे हो, तो आपके लिए जो सबके लिए चालान होगा, चाहे वो कोई भी पद पे हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम वाली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका समान समता और समान संरक्षण। ठीक है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर एग्जाम थोड़ा टफ होता है तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपकी चीजें अगर क्लियर हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। चलिए, फिर आगे क्या बात करता है कि भाई अगर हम अब एक्सेप्शन की बात करें, इसको भी, इसमें भी एक्सेप्शन दिया होगा किसी को कि भाई एक्सेप्शन में कौन है। तो एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, एक्सेप्शन में आपका आर्टिकल 361 क्या कहता है? तो अपवाद, हर चीज के कुछ ना कुछ अपवाद है। अपवाद की बात करें तो अपवाद में क्या है कि भाई जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति की अगर बात करें और राज्यपाल की बात करें, तो ये राज्यपाल, सॉरी राज्यपाल हो गए, राज्यपाल की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति और राज्यपाल की अगर बात करें, हाँ, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, दोनों को पद पर रहते हुए, जब तक ये पद पर रहेंगे, इनके खिलाफ कोई भी न्यायालय मुकदमा नहीं चल सकता फौजदारी मामलों में। लेकिन सिविल मामला चल सकता है, वो भी आपको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन जब तक पद पर है उनके ऊपर कोई भी फौजदारी मामला नहीं चल सकता। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने? विधि की समझ, समता, समान संरक्षण और इसके एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक नहीं है, और भी हैं जो आपके आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर की भाई आर्टिकल 361 में क्या दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है आर्टिकल 14 के तहत उनको एक्सेप्शन में रखा गया है कि भाई वो पद पर है, तो उनके खिलाफ कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता, लेकिन सिविल मामला चल सकता है, मतलब दीवानी मामला चल सकता है, लेकिन 2 महीने पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। आई होप अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं। ठीक,
14, एक सेकेंड। ये पेज कट गया क्या मेरा? एक सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये भाई कहाँ जा रहा है, इसे मत बताओ। ये वाला नहीं था, ये स्लाइड नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली। हाँ। हम्म, ठीक है। ठीक, देखिए, आर्टिकल 361 तो बता दिया मैंने। आर्टिकल 361 ए में क्या कहा है? आर्टिकल 361 ए में कहा है भाई कि वो जो है, कोई भी व्यक्ति संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों में से किसी भी एक की सत्य कार्रवाई संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन, मतलब उसको छपवाने की बात कर रहा है, समाचार पत्र में करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी मुकदमा किसी भी न्यायालय में नहीं चलेगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि विधानसभा और संसद में अगर हम बात करें, तो वहां पर अगर कुछ भी चीजें हो रही हैं और उसका अगर कुछ प्रकाशन वगैरह करना है, तो उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन ये चीजें भी जो होती ना, विद परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के थ्रू ही होती, मतलब जो लोकसभा स्पीकर हो गए या राज्यसभा के चेयरमैन हो गए या विधानसभा अध्यक्ष हो गए, तो उनकी परमिशन से ही जो है वो चीजें होती हैं। तो आपको ये, लेकिन ये बात याद रखनी कि 361 ए के तहत उनको मिली हुई है। अब हम बात करें आर्टिकल 61 की, अगर हम बात करें, तो इसमें क्या कहा है भाई? इसमें क्या कहा है? इसमें 361 105 में क्या कहा है? 105 में क्या कहा है? 105 में अगर बात करें, 105 में देखिए क्या कहा है? 105 में संसद और उसकी किसी भी समिति के, संसद और उसके किसी भी समिति के सदस्य किसको सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात को किसी भी मत के संदर्भ में उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये कहना का चाह रहा है कि भाई अगर संसद में अगर हम बात करें, पार्लियामेंट में अगर हम बात करें, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जो संसद में बोलते हैं, लोकसभा, पहले बताओ संसद किन से मिलकर बनी होती है, ये पता होना चाहिए हमें। संसद जो होती है वो आपकी लोकसभा, राज्यसभा और ये आपकी राष्ट्रपति। ये कई बार एग्जाम में, रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी यही हमारा गलत हो जाता है। तो संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति, है ना? राष्ट्रपति, लोकसभा और क्या नाम है आपकी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद बनती है। देखो कैसे याद रखो कि संसद 3 वर्ड का है, 3 लोग हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, मतलब ये संसद का अंग है, लेकिन ये संसद का मेंबर नहीं होता। ये भी ध्यान रखना कि संसद का मेंबर नहीं होता है, लेकिन संसद का भाग होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बाद में इसके विषय में और क्या कहा है। अब 105 में तो हो गया कि भाई संसद के जो मेंबर है उनको दिया गया है। अब हम 105 की बात करें, 105 में क्या कहा है? 105 में कहा है, 105 सॉरी 194 में कहा है कि राज्य के विधानमंडल के सदस्य, मतलब ये सीधा बोल रहा है कि राज्य विधानसभा जो होती है, राज्य विधानमंडल जो होता है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल मतलब विधायक, जो उसके मेंबर जो होते हैं उनको कहते हैं विधायक, मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके मेंबर को इनके मेंबर को या किसी समिति में विधानमंडल के कोई सदस्य हैं, उनके द्वारा अगर कोई बात कह दी जाती है पार्लियामेंट में, जैसे पार्लियामेंट में मान लो कि जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर किसी बात की आलोचना कर रहे हैं, किसी चीज की, किसी मंत्री की या किसी ने जो बिल आया है उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और ना ही वैसे ही सेम अगर राज्य विधानसभा की बात करें, विधानसभा या विधान परिषद की बात करें, क्योंकि राज्य विधानमंडल में आपके विधान सभा और विधान परिषद भी आता है, उनमें भी उनकी भी एमएलए द्वारा कही गई बात जो होती है उसके खिलाफ भी आप कोर्ट में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। क्योंकि अगर वो बात ही नहीं करेंगे, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपकी बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो फिर वो बात कैसे चलेगी? इसलिए उनको यहाँ पर थोड़ी छूट दे के रखी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें और भी है क्या? नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए ये रहा। अगला पॉइंट कहा है इसमें, हाँ, विदेशी कूटनीति की दीवानी, इनको भी थोड़ा सा दिया हुआ है कि जो विदेशी संप्रभु शासक या राजदूत, वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं जो,
उन लोगों को भी फौजदारी मामलों से, दीवानी फौजदारी मामलों से मुक्त रहेंगे। ठीक है, चलिए हमने क्या क्या देखा अभी आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 को फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार, याद फटाफट याद हो जाएगा। देखो आर्टिकल 14 में हमने देखा, शायद इसे दिख नहीं रहा होगा, मैं एक व्हाइट पेन ले लेता हूँ। हम्म, ठीक। आर्टिकल 14 हमने क्या देखा, 14 में क्या देखा, देखो 14 में क्या देखा, आर्टिकल 14 में सबसे पहले हमने देखा कि इसमें कहा है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। ठीक है, ये दो बातें कही हैं, मैंने आपको दोनों का मतलब बता दिया। तीसरा मैंने आपको बताया था कि भाई 361 में क्या कहा है, फिर मैंने आपको कहा था 361 ए में कहा जो कहा है ना, क्या कहा है वो वाली बात बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि 105 में क्या है, मैंने आपको फिर बताया था 194 में क्या है। देखो 194 में एमएलए भाई बात करेगा तो कुछ भी बोले उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। ये सांसदों के लिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं आपसे, सांसदों मतलब एमपी ना। ठीक, इसमें मैंने आपको बताया था जो सत्य कार्यवाही वाला जो सिलसिला था कि सत्य कार्यवाही छपवाना वाला, ठीक है, याद रखना। ये किसके लिए था, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति की बात कही थी, है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आर्टिकल से। 361 आपका राष्ट्रपति राज्यपाल अपवाद के रूप में, आर्टिकल 14 के 361 ए सत्य कार्रवाई छपा सकते हैं, तो वो भी आपके उसमें आ गए अपवाद में। 105 सांसदों के लिए है कि भाई वो बोल सकते हैं, उनके खिलाफ आप नहीं जा सकते। ठीक, 194 में विधायक के लिए क्वेश्चन दो, एक दो और ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है भाई, आर्टिकल 15 की बात की है। आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 15 बोलता है कि प्रावधान दिया गया कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। उन चीजों के आधार पर पांच चीजों, केवल पांच, केवल लगा है ध्यान रखना, केवल पांच चीज, कौन कौन से, धर्म, मूल वंश, हाँ मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इनके इंग्लिश नाम भी बता देता हूँ मैं आपको। धर्म को बोलते हैं रिलीजियन, मूल वंश मतलब रेस, जाति मतलब कास्ट, लिंग मतलब होता है आपका सेक्स, और जन्म स्थान मतलब होता है आपका कहाँ पर, बर्थ प्लेस। इनके आधार पर कहीं पर भी विभेद नहीं किया जाएगा, सरकारी जगहों पे कहीं पर भी विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन इसका भी है, क्या है एक्सेप्शन, महिलाओं, बच्चों या सामाजिक सेवी शैक्षणिक संस्थाओं से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जनजाति या जाति के लोगों के उत्थान के लिए ये कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसे तो मैं आपको कहना ना कि जो समानता के अधिकार में आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे आरक्षण, अगर बात करें आरक्षण और मुक्त शिक्षा का प्रावधान जो दिया गया है वो से संबंधित है कि भाई महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है, बच्चों के उत्थान के लिए कुछ योजनाएं आती है ना। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं, तो उनके लिए ये वाली बात कही गई कि एक्सेप्शन में आप भाई उनको आप उनके लिए विभेद कर सकते हो। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं महिलाओं को मिल रहा है, तो महिलाओं को कैसे मिल रहा है भाई, लिंग के बेस पे मिल रहा है। ठीक है, अब मतलब अपवाद में रखा गया है। ठीक है, जाति के रूप में बात करें तो भाई ये ओबीसी एससी एसटी इनको जाति के रूप में आप कह सकते हो कि रिजर्वेशन मिल रहा है, तो यहाँ विभेद कर सकते हैं। लेकिन तार्किक भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना तार्किक की विधि के समक्ष समान संरक्षण वहां पे लागू हो रहा है। तार्किक भी है क्योंकि कई समय तक समाज ने जो है वो उनको कहा जाता है दबा के रखा था, तो भाई उनको मुख्य धारा में नहीं आ पाए थे, इस वजह से उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बात आ गई। लेकिन आर्टिकल 15 का ध्यान रखना, 5 चीज़ों के बेस पे कभी-कभी ऑप्शन बना के देता है, इनमें से कौन-सा नहीं है। आपको कौन-कौन से याद रखना है, एक तो धर्म है, धर्म के बेस पे है। दूसरा आपका कौन-सा है, मूल वंश है। तीसरा कौन-सा है आपका, जाति है। फोर्थ कौन-सा है आपका, जन्म स्थान है। ठीक है, पांचवा कौन-सा है आपका, लिंग है ना। ठीक, इन 5 में से पे नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैं आपको लिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक केस था, सबरीमाला टेम्पल एक केस हुआ था, सबरीमाला टेम्पल वाला एक केस था, जिसमें फीमेल्स जो है एक एज, सर्टेन एज होती है, उस एज के बीच में आई थिंक 14 से लेके शायद 45 तक की ईयर तक के हैं, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, संविधान तो हमको ये कहता है कि हमको भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर भी भेदभाव हो रहा है। लिंग के बेस पे फिर वहां पे एक मतलब
कोर्ट का फैसला आया था कि नहीं आप भेदभाव नहीं कर सकते, आपको वहां पे एंट्री देनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कभी कभी बन के आ जाए कि सबरीमाला टेम्पल का जो सबरीमाला जो वाला जो केस था वर्सेस केरल स्टेट का जो केस था, वो वाला किससे संबंधित, किस आर्टिकल से रिलेटेड है, वो ना आर्टिकल 15 से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस है, जब आप सिविल सर्विस वगैरह करोगे तो पढ़ने में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इन चीजों को, समझते हैं। और हाँ, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 आपको बोल रहा है भाई कि आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 16 जो बोल रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की दिया जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तार्किक भेदभाव होता है। कैसे? तार्किक मतलब रीजनेबल, कैसे? जो सही हो। जैसे कि मैं बात करूं कि भाई कहीं टेक्निकल, अगर मान लो टेक्निकल काम है तो टेक्निकल डिग्री मांगेंगे, तो वहां पर रीजनेबल आपसे क्या किया है, भेदभाव किया है। लेकिन वहां टेक्निकल की डिग्री को मान लो सभी के पास, जैसे मान लो कि उन्हें बीटेक की डिग्री मांगी किसी चीज में, ईसीए बीटेक की डिग्री मांगी, और बीटेक की डिग्री मान लो कि भाई सबके पास में जो भी निकली वैकेंसी, भाई लड़की के पास भी लड़के के पास भी है, तो सभी क्या होंगे उसके लिए इलिजिबल हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकल रूप से कहीं पर जैसे मांगी हुई है तो वहां पे कर सकते। आईटीआई हो गया, कहीं मांगी है, तो किसी का मान लो 12th है और एक पर्सन का आईटीआई है ना, आईटीआई है, एक का सिर्फ 12th है, और मान लो आईटीआई ही मांगा है, तो फिर आईटीआई वाला जो है वही अप्लाई कर सकता है, 12th वाला नहीं कर सकता। तो यहाँ पे रीजनेबल आप कर सकते हो, मतलब वहां पे रीजनेबल जो है गवर्नमेंट कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। अब आगे हम देखते हैं इस चीज को। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैंने किस चीज की समझाया आपको? ठीक, चलो। लेकिन एक्सेप्शन देखो वही चीज है। हाँ, यहाँ पर राजनीति में आरक्षण का प्रावधान है, किसी व्यक्ति को पिछले, हाँ वो भी कोई आरक्षण वाली मामला यहाँ पे भी आ सकता है कि भाई आप वहाँ पे भेदभाव कर सकते हो, पिछड़े वर्ग जो भी है उनको जो रिजर्वेशन प्रोवाइड हो रहा है वो मिल सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, रीजनेबल सॉरी रीजनेबल मतलब आप दे सकते हो भाई, कि ये भी कर सकते हो कि टेक्निकल वाला, ये भी ध्यान रखिएगा, तार्किक वाला कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के भी दे देता है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए चीज। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़े आर्टिकल 17 पे। एक देखिए, आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 17 बोलता है कि अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। देखो, बहुत टिपिकल लैंग्वेज में आपको, सरल लैंग्वेज में समझा देता हूँ क्या कहना चाहता है। आर्टिकल 17 आपको सिर्फ इतना कहता है कि भाई आप जो है किसी भी एंगल से छुआछूत नहीं कर सकते, मतलब आप टचेबिलिटी नहीं कर सकते, स्पष्ट मतलब अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको मेन रहता है। जैसे हम, जैसे जातिगत रूप से पहले होता था, जाति का अभी भी होता है कई जगहों पे, जातिगत रूप से अगर बात करें, जो लोग, क्योंकि लोगों के मानसिक, सरकार तो रूल बनाती है सब कुछ है, लेकिन क्या है, मानसिक रूप से लोगों के मन से नहीं जाता है। वो जिस दिन मानसिक रूप से मन से निकल जाएगा उस दिन देश का कल्याण हो जाएगा। कि भाई हमको नहीं करना है, हमको भगवान ने सब सबके लिए सेम बना के भेजा है, सब सेम ही है, तो हमें ये चीजें नहीं करना चाहिए। ठीक है, पढ़ लेता है, पढ़ लेगा, मतलब जिसके में अच्छा टेम्परामेंट होगा वो चीज समझेगा। इस चीज को सरकार ने नियम भी देकर रखा है, अगर इसका उल्लंघन होगा तो इसके लिए दंड का प्रावधान भी है, ध्यान रखिएगा ना। तो अनुच्छेद 17 के तहत जो है जातिगत भेदभाव या किसी प्रकार से अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अस्पृश्यता लागू नहीं करना या अपराध होगा, एक प्रकार से अपराध की कैटेगरी में ये शामिल होगा, विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, आगे समझते हैं इस चीज को। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या बोलता है? भारत के संविधान में आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान दिए हैं। आर्टिकल 18 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 18 बोल रहा है आपको भैया कि उपाधियों का अंत, मतलब टाइटल जो है ये प्रोहिबिट किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे अपना टाइटल नहीं लगा सकता, जैसे लोग लगा लेते थे पहले राजाधिराज इस टाइप से लगा लेते थे, तो अब नहीं लगा, कोई राजा वगैरह पहले लगा लेते थे क्योंकि उनका डिक्टेटरशिप थी और मतलब मोनार्ची सिस्टम चलता था। अब क्या है कि भाई डेमोक्रेटिक में सभी लोगों को सेम रखा जाता है, इसलिए उपाधियों
का अंत है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, किन चीजों को, किन लोगों को इनसे छूट दी गई है वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे ये राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी, राज्य यहाँ पे जो है उसके लिए बात कर रहा है, देश के लिए बात कर रहा है। तो सेना या शिक्षा संबंधी जो सम्मान होता है, जैसे मैं बात करूं कि शिक्षा में जैसे हम बात करें कि भाई किसी के पास पीएचडी की डिग्री है, वो डॉक्टर, या कोई सच में उसने डॉक्टर एमबीबीएस वगैरह किया है, तो वो डॉक्टर उसने गेट किया है ना, उसने भाई क्या किया, उसने ये मेहनत करके अचीव किया है, तो वो अपने नाम के आगे लगा सकता है। सेम अगर मैं बात करूं, सेना की बात करूं, तो सेना में अगर हम बात करें तो सेना में जो कर्नल होते हैं या जनरल जो होते हैं, है ना, सारे जो इस टाइप की पोस्ट के आगे नाम के आगे लगाते हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जित किया, लेफ्टिनेंट वगैरह हो गए, वो नाम के आगे लगा सकते हैं, तो उन लोगों को छूट है। क्लियर है? जैसे अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि महात्मा गांधी की बात करूं, महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो महात्मा नाम आपको कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू में पंडित नाम देखने को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये टाइटल है, संविधान में नहीं मिलेगा ये तो उपाधि दी गई थी, तो इसलिए ये नाम, ये उपाधियां हैं, तो अब नहीं लगा सकता कोई। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दिया ना कि भाई ये नहीं लगा सकते नाम, तो भाई हाँ, लेकिन इन चीजों में आपको छूट है, जैसे पीएचडी है हो गया, एमबीबीएस किया, डॉक्टर भाई शिक्षा में हमने गेट किया है, तो एजुकेशनली अगर आपको सम्मान मिला है, अगर आपने गेट किया है वो चीज, और सेना के संदर्भ में आप उसको लगा सकते हो। एक चीज और, भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। मतलब मान लो आप इंडिया के हो, इंडिया के सिटीजन हो, आपको फॉरेन से कोई अगर उपाधि मिल रही हो, आप नहीं ले सकते, जब तक नहीं ले सकते जब तक आपको परमिशन किसकी नहीं मिली, प्रेसिडेंट की नहीं मिलेगी, है ना। प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना स्वीकार नहीं होगा। देखो लिखा है, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब कोई भी भारत का नागरिक अगर लेना चाहे तो राष्ट्रपति की सहमति नहीं होगी, जब तक वो नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद हमें देखो आगे, उसके बाद आगे का देखते हैं। देखो, राज्य के अधीन अगर हम बात करें, लाभ या विश्वास पद धारण करने वाला अगर बात करें व्यक्ति जो है, वो कोई भी व्यक्ति जो है, अगर हम बात करें, एक सेकंड, ये इधर आ गया। एक, हाँ, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी राष्ट्र से संबंधित किसी रूप में कोई भेंट, वही सारी बात कर रहे हैं कि भाई विदेश से अगर आपको कुछ लेना है तो राष्ट्रपति की परमिशन के बिना नहीं कर सकते। पहली बात तो आप ले नहीं सकते, अगर लेना हो कर होगा, अगर आप वहां पे कर रहे हैं काम और आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो आपको परमिशन ऑफ राष्ट्रपति जब भी आप वहां पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 18 आपके लिए ये वाला है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया वो एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, सारी चीज समझ लेते हैं कि भाई किन किन चीजों की बात हमने करी है पूरे इसमें, है ना। ठीक है, चलो एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। चलो देखो, हमने सबसे पहले हमारे फंडामेंटल राइट की हमने बात की थी, दोनों लेक्चर की मैं आपको मिला के बताता हूँ। फंडामेंटल राइट जो है हमारे कौन से भाग में है, भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, तो भाग 3 जो है 12 से लेके 35 तक है। कहाँ, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, भाग 3 की बात करें, भाग 3 को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक, ठीक, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है कितने, फंडामेंटल राइट है हमारे पास 6 वर्तमान में। कितने, वर्तमान में। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भारतीय संविधान के मूल में कितने, मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में जो थे 7 थे। एक कौन सा हटा, संपत्ति का अधिकार हट गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया, तो कौन से संविधान संशोधन से हटाया, तो ये 44th संविधान संशोधन से हटाया। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से हटाया, 1978 में हटाया था। ठीक है, कौन की गवर्नमेंट थी, तो कौन की गवर्नमेंट थी, याद करिए किसकी थी, मोरारजी देसाई पीएम थे। मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई किस पार्टी से थे, तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, ठीक, ये वाली बात हमने देखी थी। मूल संविधान जो 1950 के समय की बात करें, वर्तमान जो आज अभी है ना। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, 6 अधिकार देखे थे, लेकिन हमने 12 आर्टिकल नंबर 12 और 13 की चर्चा भी की थी। मैंने आपको 12 में कहा था राज्य की परिभाषा बताई थी, इसमें क्या बताई थी मैंने आपको, राज्य की परिभाषा बताई थी। फिर मैं आपको 13 में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था न्यायिक समीक्षा बताया था, न्यायिक समीक्षा के बारे में बताया था। ठीक है, न्यायिक समीक्षा। ठीक, फिर जुडिशियल रिव्यू, समीक्षा कोई लड़की नहीं है ना, समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। ठीक है, ये तो आप कहीं और दिमाग ले जाओ। ठीक है, राज्य की परिभाषा, न्यायिक समीक्षा की बात की आर्टिकल 12-13। फिर हमने 14 से लेकर 18 तक हमारे पहला हमारा फंडामेंटल राइट देखा, जिसका नाम क्या है, समानता का अधिकार।
कितने हैं? 6 हैं, मैंने आपको अलग-अलग बताए थे। पूरे फंडामेंटल राइट जो हैं 6 कौन-कौन से थे? मैंने बताए थे आपको। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है? वो अभी फर्दर हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। तो ठीक है, आर्टिकल 14 मैंने आपको बता चुका था कि विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण की बात की है आर्टिकल 14 में, है ना? फिर हमने आर्टिकल 15 देखा तो केवल 5 पे बात की है। कौन-कौन से थे 5? धर्म, जाति, लिंग, ठीक, मूलवंश, मूलवंश, ठीक, और कौन सा है? आपका जाति, धर्म, मूलवंश और जन्म स्थान। ये ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। फिर आर्टिकल 16 में मैंने आपको बताया था सरकारी नौकरी वाला, सरकारी सेवाओं वाला, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर आर्टिकल 17 बताया था मैंने अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, ठीक। फिर आपको मैंने 18 बताया था उपाधियों का अंत। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन भी बताए थे मैंने आपको कि भाई शिक्षा सेना में मतलब उनको छूट है जो अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको आर्टिकल 14 के कुछ बताए थे, अपवाद बताए थे। अपवाद में तो अपवाद में मैंने आपको क्या बताए थे? अपवाद में मैंने आपको बताए थे कौन कौन से? मैंने बताया था 361, ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का बताया था, राष्ट्रपति, राज्यपाल बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको 361 ए बताया था, ठीक है, जिसमें क्या बताया था मैंने? प्रकाशन बारी की बात की थी। फिर मैंने आपको 105 बताया था, 105 में क्या बताया था? सांसद की बात की थी मैंने, है ना? सांसदों की बात की थी मैंने, उनको मिला है। फिर मैंने 194 बताया था, 194 में मैंने एमएलए की बात की थी, उन लोगों को मिला हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मैंने एक शॉर्ट जो है आपको आर्टिकल 14 से लेके अभी मतलब 14 से लेके 18 तक बता दिया था। पूरा अच्छे से डिटेल से पूरे वीडियो में कवर हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर ठीक है, हमने इसके आगे देखते हैं जो से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे आर्टिकल से रिलेटेड। क्वेश्चन जो है आपके आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं भाई? आपके अगर फैक्ट की बात की है, फैक्ट के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? फैक्ट से बन सकते हैं आपके आर्टिकल के बेस पे, ठीक है। दूसरा आपके फंडामेंटल राइट्स के बेस पे कि फंडामेंटल राइट कितने हैं, अगर सरल क्वेश्चन है। फिर आपका बन सकता है फंडामेंटल राइट में अगर हम बात करें तो उससे जो क्वेश्चन है कि कितने थे कितने नहीं है, ये सारी हो गई, कितने वर्तमान में थे। हाँ, एक बन सकता है आपका अमेंडमेंट से, संशोधन से बन सकता है। अभी जो हमने देखे हैं संशोधन में कौन सा 44th वाला बन सकता है आपसे, ठीक है। ध्यान रखिएगा बार बार पीएससी यूपी एमपीपीएससी वगैरह या बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछता रहता है और ज्यादातर बच्चे 44 और 42nd में कंफ्यूज होते हैं। 42nd वाला जो था वो 1976 में था, वो इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, और ये 78 जो है ये अलग है। और 42nd में कोई वो ये वाला फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है, वो एक अलग कहानी है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, किसी दिन बाद में समझेंगे। तो ये 44 याद रखिएगा, ये वाला नहीं है ना, ये है, ठीक। फिर संशोधन हो गया। उसके बाद में आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्सेप्चुअल। मैंने आपको जो समानता और संरक्षण की बात की है उसमें डिफरेंशिएट वगैरह वगैरह, और राज्य में कौन कौन से शामिल होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके अंदर में, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको मैंने क्या क्या बताया है, ये ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके गलत ना हो, ठीक है। अगर हमारा ध्यान रहेगा, हम थोड़े के बाद और रिवीजन अच्छे से करेंगे तो हमारे को याद रहेंगी चीजें। कोई टफ टॉपिक नहीं है, सरल है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी तो हमारा बाकी है, हम जो है अगले टॉपिक अगले इसमें हम स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार को चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति शिक्षा संबंधी, फिर एक लेक्चर में वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, और वो 33 34 35 मतलब 3 4 लेक्चर में हमारा ये जो है फंडामेंटल राइट का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत स्पीड से इसलिए नहीं भाग रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि शायद सर वो धीमे इतना क्यों कर रहे हैं। देखो क्या है ना कि आपको चीज समझ में आना चाहिए, जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा, पता लगा कि स्पीड से निकल गए, हमारे कुछ चीज छूट गई, तो वो चीजें मैं नहीं चाहता कि वो हो, आपकी चीजें क्लियर हो, ताकि मैं आपको डिलीवर्ड जो कर पा रहा हूँ वो आपके सही काम आए, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा धीमे चलता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो शेयर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।
कर दिया? अच्छा, ये सारे करने पड़ेंगे? ये नहीं है। हाँ, ये पढ़ाए थे लेकिन ये इसमें वो रिपीट हो गए थे। कुछ बीच में वो चीज़ें वो मतलब डिलीट हो गई। ये यहाँ से आया था ना, ये वाला चीज़, ये मेन। हाँ, कर दूँ? ओके। हुँ। ठीक। तो ये लास्ट वाला तो कट जाएगा जो अपन ने शेयर किया है ये?